हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर रहे थे। जो हमने एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन जेके एसएसबी, उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, सारे जेके एसएसबी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो उठाते हैं एक एक करके। 11 पेपर हम लोग कर चुके हैं। 12th पेपर जो है आज हमारा होगा। ये सेशन एक्चुअली मैंने प्रीवियसली रिकॉर्ड किया था और मैंने अपलोड भी किया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लैग आ गया मेरा, लिखने में और बोलने में लैग आ रहा था, तो इसीलिए मैं फिर से मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग आज किसका पेपर कर रहे हैं? एसआई, जो 2022 में OMR बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसका पेपर हम लोग आज करने वाले। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो एक तो आप कमेंट कर सकते हो, दूसरा आप टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन है, मोहन सेव्स ₹30 बाई गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल। मोहन 30 रुपये बचाता है बाई गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल। ठीक है, और उसे 5% डिस्काउंट मिलता है आर्टिकल पे और वो 30 रुपये बचाता है। अब मुझे खुद बताओ, आपको पता होगा आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो पैसे हमारे कैसे बचते हैं, हमारे पैसे कैसे बच पाएंगे? दो तरीके से बच पाएंगे। या तो आपको भैया क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, अगर लड़कियां गई होंगी कहाँ, पटेल बाजार, जम्मू में गई होंगी, ठीक है, तो उनको पता है कि वहाँ क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है उनको। अच्छा, लड़के गए होंगे तो कहाँ जाएंगे, पहाड़ी महल जाएंगे, और कश्मीर वाले होंगे तो लाल चौक जाएंगे। तो दो तरीके से आपको डिस्काउंट मिल जाता है। या तो आपको भैया जो हैं वो आपको डिस्काउंट रेट पे चीज़ दे दें, अगर आपको डिस्काउंट पे दे देंगे तब भी आपके पैसे बच जाएंगे। या तो आप चीज़ ही कम खरीदें। ठीक है, या तो आप चीज़ ही कम खरीदो तब भी आपके क्या होंगे, पैसे बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ कम खरीदने के बारे में तो बोला नहीं हुआ, हमें बोला डिस्काउंट मिल रहा है हमको 5% का। इसका मतलब जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है उसी की वजह से तो हमारे पैसे बच रहे हैं। इसका मतलब जो 5% डिस्काउंट है वो किसके बराबर हो गया, 30 रुपये के बराबर हो गया। यहाँ से मैं करूँगा 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 रुपीज़ के। 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 600 रुपीज़ के। इसका मतलब टोटल मेरा MRP जो था वो कितना था, 600 रुपीज़ था। MRP मतलब जो भी वो आर्टिकल था उस पर जो टैग लगा हुआ था वो कितना था, 600 रुपीज़ का। अब उसने बोला क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम। 600 का उस पर टैग लगा था, 30 उसको डिस्काउंट मिला, उसने दिया कितना होगा, 570 दिया होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 570 हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती, अगर इसमें ऑप्शन में कई बार 600 दे दिया होता ना तो कई सारे बच्चे इसको 600 मार्क करके आ जाते, लेकिन 30 का क्या है, डिस्काउंट भी तो है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 570 आपका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कुछ डायग्राम दिया और आंसर करने हैं। तो मैंने पहले लिख दिया, जो सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रेक्टेंगल है वो डॉक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल डॉक्टर्स, और रेक्टेंगल जो है वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। पूछा क्या है हमको, विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो आर्टिस्ट ओनली। मतलब हमको क्या ढूंढना है, डॉक्टर एंड ओनली आर्टिस्ट। पहले तो मतलब डॉक्टर और आर्टिस्ट, डॉक्टर क्या है आपका ट्रायंगल, आर्टिस्ट क्या है आपका रेक्टेंगल। इसका मतलब हमको वो ढूंढ रहे हैं जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में आते होंगे। रेक्टेंगल और ट्रायंगल में हमारे दो लोग आते हैं, एक तो ये आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ये आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है। लेकिन हमको कौन सा ढूंढना है, एक तो डॉक्टर और ओनली आर्टिस्ट। तो डॉक्टर कौन से होंगे, डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर कौन है, 3 और 2। इनमें से भी वो जो ओनली आर्टिस्ट हैं, तो ओनली आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2, क्योंकि ये क्या है, आर्टिस्ट नहीं है। 3 जो है वो आर्टिस्ट नहीं है, तो हमें डॉक्टर भी चाहिए और आर्टिस्ट भी चाहिए, तो इसीलिए आ गया 2। अगर बोला होता डॉक्टर, आर्टिस्ट एंड प्लेयर्स भी, तो क्या आ जाता है इसका, ये आ जाता। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल में भी आ रहा है 5, ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है 5, और ये सर्कल में भी आ रहा है 5। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, उस हिसाब से हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथ में इसके, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल दिया, ये कुछ डेटा इंटीग्रेशन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं DI के, उस टाइप का क्वेश्चन है। पूछा क्या हुआ हमको, द नंबर ऑफ वुमेन दैट विजिटेड मॉल आर। ये नंबर ऑफ मॉल है, मतलब मॉल के नाम दिए, हमें आर मॉल की बात की है तो मैं आर मॉल को सर्कल कर देता हूँ। नंबर ऑफ विमेन पूछा गया है, तो ये मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ पर्सनस है, इसमें जो 38% जो है वो वुमेन है। इसका मतलब मुझे निकालना है 38% ऑफ 4400, यही निकालना है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आ गया 38 × 44। अब जिनका ये पेपर था, जिन्होंने भी ये अपलोड किया होगा कहीं पे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 38 × 400 किया और उनका आंसर आ गया है। ठीक है, मैं सिर्फ उनको इतना सा बताना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत सही किया। लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा सा टाइम लगा होगा,
अब हमारा टाइम कैसे बचेगा, ये किसके आसपास है कि पहले तो देखो 8 × 4 कितना होता है 32, तो इसका मतलब लास्ट में 2 आने वाला है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गया। उसके बाद ये देखो ये किसके आसपास है 40, ये भी क्या है 40, इसका मतलब 40 × 40 1600। अब ये 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका मतलब 1600 से ज़्यादा ही आएगा, 1600 से कम तो आ नहीं सकता, कम नहीं आ सकता, मतलब 1272 ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा 1672 ऑप्शन होगा। नहीं आपको ये चीज़ अप्रॉक्सीमेशन वाला समझ आता, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन उसमें आपके अगर 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे या 20 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, इसमें आपके वो 10 से 20 सेकंड बचेंगे और हो सकता है कोई क्वेश्चन आप एक एक्स्ट्रा 10-20 सेकंड में निकाल लो और, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर विच बेयर्स द सेम रेशो टू 7/43, मतलब हमें वो नंबर निकालना है जिसकी रेशो 7/43 से उतनी ही होगी जितनी 9/22 की है, किससे 5/11 से। इसका मतलब हमें वो नंबर ढूंढना है, मान लेता हूँ मैं वो नंबर क्या है x, जिसकी रेशो 7/43 से उतनी ही होगी, इक्वल्स टू जितनी किसकी है 9/22 की, किससे 5/11 से। यहाँ से मुझे x सॉल्व करना है, तो रेशो का मतलब आपको पता है डिवाइड होता है, तो मैं लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय 7/43 इक्वल्स टू 9/22 और इसके साथ भी डिवाइडेड बाय 5/11 ऐसे आ जाएगा। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो x इंटू 43/7 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9/22 इंटू 11/5। आप अगर कैलकुलेशन नहीं देखना चाहते तो आप लोग मतलब कैलकुलेशन खुद भी पॉज करके कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है मुझे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 11 से गया 11 × 2 22, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया x इक्वल्स टू ये 9 और यहाँ पे 7 था, तो 9 × 7 63 डिवाइडेड बाय 43 और 5 × 2 10, तो 430। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 63/430, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह का, और मैंने ये क्वेश्चन आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन में यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी करवाया हुआ है लेक्चर्स में, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बच्चा टाइम वेस्ट करता है, इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 731145 क्या होता है, 95553 क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखो कि पूछा क्या है, वेरी पूछा है। सिर्फ आप ये देखो वेरी किस में है, वेरी सिर्फ और सिर्फ इसमें दिखेगा, इसमें वेरी नहीं है, इसमें वेरी नहीं है। इसका मतलब वेरी अगर इसमें है, इसका मतलब वेरी जो है वो 731 ही ऑप्शन हो सकता है, उसके अलावा वेरी कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो 7 या 3 या 1, मतलब या तो 7 या 1, 3 तो इसमें है नहीं, तो 4 और 9 तो नहीं हो सकता, तो उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना समझ आ गया। अब हमें गड़बड़ क्या आ रही है 7 और 1 में, तो अभी देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरी तो है ही नहीं, इसका मतलब वेरी 1 नहीं हो सकता, तो वेरी क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ पे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। क्या देखा मैंने पहले तो मैंने ये देखा कि भैया वेरी है किस में है, वेरी नहीं वेरी किस में है, तो किस में है 731 पहले वाले में। इसका मतलब या तो 7 ऑप्शन में हो सकता है या 3 हो सकता है या 1 हो सकता है। 3 यहाँ पे था नहीं तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है, बाकी दोनों कर दिए कट। अब देखा मैंने 1 तो इन दोनों में आ रहा है, अब इन दोनों में 1 आ रहा है तो इसमें वेरी तो है ही नहीं, इसका मतलब वेरी जो है वो 1 नहीं हो सकता। वेरी क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 7। अब आप अगर ये पूरा लिखना स्टार्ट करते ना, पहले आप क्या करते, हो सकता है पहले 7 का कोड निकालते, फिर 3 का कोड निकालते, फिर 1 का कोड निकालते, फिर 4 का निकालते क्या है, फिर 9 का निकालते क्या है। ऐसे करते करते हो सकता है कि आपका आंसर जो होता वो 9 होता, तो ऐसे करते करते आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। यहाँ तो चलो इत्तेफाक से क्वेश्चन आंसर 7 ही था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका उस तरीके से भी जल्दी हो जाता, लेकिन फिर भी आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो इन क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो टाइम आपका बचेगा। आई होप ये भी समझ आया होगा। ये भी समझ आया तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ध्यान से देखना, अगला भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्या पूछा गया, ये कुछ फिगर दी गई है, बोला चौथा फिगर बताओ। तो ये पहले एरो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, फिर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक इस तरीके से क्या हो गया रोटेट, फिर ये दोबारा एंटी क्लॉक 45 डिग्री क्या हो गया रोटेट। अब ये दोबारा 45 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट होगा, मतलब एरो किस तरफ आएगा इस तरफ, तो ये ऑप्शन गया। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब बचे बी और डी ऑप्शन। इसमें देखो पहला एरो जो है वो लाइट एरो है, मतलब डार्क नहीं है, दूसरा एरो डार्क है, फिर लाइट एरो, अब कौन सा आएगा डार्क एरो। तो डार्क एरो का मतलब हो गया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका इस समय सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 306 इज 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ द सोफा, मतलब 306 रुपये अगर 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा है, तो बताओ प्राइस ऑफ सोफा कितना है। इसका मतलब उसने हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दे दिया है कि 5/9% जो है वो किसके बराबर दे दिया है 306 के बराबर। हमें क्या निकालना है 100%।
ठीक है, तो पहले मैं 1% निकाल लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1% के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से 100% किसके बराबर आ जाएगा, 306 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 20। तो ये कितना बन गया, 306 इंटू 180। अब यहाँ से फिर आप क्या करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे खुद फिर से करोगे। कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके। फिर से इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब ये देखो 8 इंटू 6, लास्ट में क्या आने वाला है, 48। मतलब पहले तो ये तो 0 है, तो इसका मतलब लास्ट में तो 0 आएगा, उसके पहले क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब 80 देखो कहाँ पे है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब आप खुद देखो कि 306 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, सिर्फ ये 180 छोड़ो, अगर मैं 100 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30,000 से ऊपर जा रहा है। ये ऑप्शन तो 5,000 है, 5,500। तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता इसका। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन 55080। इस तरीके से आपको दिमाग जो है वो चलाना पड़ेगा अगर आपको अपनी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट करनी है। तो बिना कैलकुलेट किए भी आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, ऑप्शन उस हिसाब से होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ से आप एक चीज़ देखने को मिल रही होगी आपको कि जो लेवल मतलब जैसे 4, 5, 6 वाले एग्जाम होते हैं ना JKSSB के, उनका लेवल मैथ्स का बहुत कम होता है। लेकिन जो लेवल 2, 3 इसके एग्जाम होंगे ना मैथ्स के, उसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ होगा JKSSB का। तो जो लो लेवल के एग्जाम है उनका लेवल टफ होने वाला है, जो हाई लेवल के एग्जाम है उनका लेवल जो है वो लो रहने वाला है। ये आप किसी भी पेपर में देख लो JKSSB के। ये अब यही पैटर्न हमने आज हम 12वां पेपर कर रहे हैं। अब पिछले 11 पेपर देख के चलो, मैंने हर एक में बताया ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर है, इसका क्या लेवल है। तो अब वहाँ पे देख सकते हो जो लो लेवल वाले हैं उनका जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आपको डाउट आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। इस क्वेश्चन में डाउट आने वाला है। इस क्वेश्चन में 4 टाइप के बच्चे होंगे। ठीक है, 4 टाइप के बच्चों को अलग अलग तरीके का डाउट आ सकता है, लेकिन मैं आपको वो 2 टाइप्स में ही क्लियर कर दूंगा कि आपको डाउट्स क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 टाइप में हम लोग कर सकते हैं। देखो स्टार्ट से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, तभी समझ आएगा। और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। हितेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। हितेश जो है अपने घर से वॉक करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट ही वॉकड स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम एंड टुक अ लेफ्ट टर्न। उसने पहले स्ट्रेट वॉक किया, तो स्ट्रेट वॉक किया तो मैं मान लेता हूँ उसका हाउस यहाँ था, उसने स्ट्रेट वॉक किया, वो यहाँ आ गया। ठीक है, और उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब लेफ्ट टर्न मतलब उसने यहाँ गया, तो ये लेफ्ट टर्न ले लिया। ही देन वॉकड फॉर सम मोर डिस्टेंस, मतलब वो मोर डिस्टेंस पे चला और उसने राइट टर्न ले लिया, मतलब दोबारा से उसने क्या कर दिया, फिर राइट टर्न ले लिया। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और उसके बाद लेफ्ट टर्न ले लिया दोबारा। उसके बाद लेफ्ट टर्न दोबारा, मतलब वो यहाँ पे दोबारा मुड़ गया। इफ़ ही इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन एट द एंड, अब वो बोल रहे हैं कि एंड में वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन उसने बोली है वो कौन सी डायरेक्शन बोली है, नॉर्थ बोली है। तो क्या हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है क्या? नहीं सर, हमारी तो नहीं आ रही। मैं एक्चुअल मैप पहले बना देता हूँ यहाँ पे एक डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब मेरी डायरेक्शन यहाँ पे आ कौन सी रही है, मेरी डायरेक्शन आ रही है ईस्ट, लेकिन उसने बोला है कि एंड में वो डायरेक्शन कौन सी फेस कर रहा है, एंड में नॉर्थ वाली। इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा नॉर्थ, उसके लिए मुझे एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा 90 डिग्री। इसका मतलब मुझे इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन मेरी 90 मूव हुई, इसका मतलब मेरी हर एक डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव होगी। उसने पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग इनिशियली। हमारी क्या थी इनिशियल डायरेक्शन, मैं तो साउथ की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे हर डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करूंगा, ये साउथ में जा रहा था ना, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉक रोटेट करूंगा तो कहाँ आएगा, ये ईस्ट में आएगा। इसका मतलब मेरी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी इनिशियली, ईस्ट की तरफ। तो आंसर क्या आएगा मेरा, ईस्ट आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे बच्चे का डाउट क्या आएगा, कुछ बच्चा, अब मैं तो यहाँ से नीचे गया, एक स्टूडेंट था, एक टाइप ऑफ स्टूडेंट जो कि उसने बोला ना स्ट्रेट वॉक कर रहा है, तो मैं स्ट्रेट ऐसे भी तो जा सकता हूँ नीचे, लेकिन मैं स्ट्रेट ऐसे भी तो जा सकता हूँ आगे, जा सकता हूँ कि नहीं। अगर मैंने मान लिया कि उसका घर यहाँ पे है तो मैं स्ट्रेट कैसे जाऊँगा, ऐसे आगे गया। उसके बाद उसने क्या बोला है, वो उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न मेरा कहाँ हो गया, ये मेरा लेफ्ट टर्न हो गया। उसके बाद उसने बोला राइट टर्न लिया, तो ये मेरा राइट टर्न हो गया। उसके बाद उसने दोबारा बोला लेफ्ट टर्न लिया, तो ये मेरा लेफ्ट टर्न हो गया। अब मेरी डायरेक्शन देखो लास्ट में क्या आ रही है, क्या मेरी नॉर्थ आ रही है, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो उसने दिया है वही मेरी आ रही है। अब इनिशियल में मैं किस तरफ वॉक कर रहा हूँ, ईस्ट की तरफ, तो आंसर भी मेरा वही होगा, ईस्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब कोई बच्चा बोलेगा उसका घर यहाँ पे है तो वो ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आपको फिर डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको क्लॉक या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, अगर आपकी लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन नहीं आ रही है तो आई होप ये आपका डाउट यहाँ पे जो बच्चों को आने वाला था वो मैंने पहले ही आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एलेक्स वॉज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। एलेक्स है कोई, वो वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो मतलब मैंने मान लिया वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरफ है ना, तो वो इस तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद क्या बोला, वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। 135 डिग्री कितना हो गया, यहाँ पे मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ पहले इस तरीके से, ये पूरी मैंने डायरेक्शन बना ली, ये हो गया आपका 90, और यहाँ से और 45 कितना हो गया 135 क्लॉकवाइज, तो वो यहाँ आ गया। पहले कहाँ था, यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन थी। दूसरा 135 क्लॉकवाइज मूव करने के बाद वो कहाँ आ गया, यहाँ पहुँच चुका है। उसके बाद आगे क्या बोला गया कि उसके बाद वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जहाँ पे वो था उससे 45 डिग्री, तो ये क्या है 45 डिग्री एंटी क्लॉक, मतलब इस तरफ जाएंगे, तो ये अब उसकी डायरेक्शन हो गई। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, तो नॉर्थ डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इसका मज़ा लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो मैंने इसीलिए पहले यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि क्या कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिटरेट, ये जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेल्दी, ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है छुटकू वो रिप्रेजेंट कर रही है रिच पीपल। ठीक है, पूछा क्या हुआ हमको, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज लिटरेट्स। इसका मतलब हमें लिटरेट्स के बारे में पूछा है पहले। तो लिटरेट्स मतलब ये जो सर्कल के अंदर अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता। 5 और 6 तो मेरा हो ही नहीं सकता, तो मैं यहीं से कट कर दिया पहले ही। अब पूछा है हु आर नाइदर रिच नॉर हेल्दी। अब वो रिच भी नहीं हो सकते, तो 3 भी नहीं हो सकता, 3 गया जी, 3 वैसे भी ऑप्शन में था नहीं, तो 3 भी नहीं आ सकता था। अब वो हेल्दी भी नहीं हो सकते, हेल्दी मतलब कि ये बड़ी वाली रेक्टेंगल में भी नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब 2 भी नहीं होना चाहिए। अब ये 4 आ गया, ये 4 आपका आंसर आ गया, 2 भी नहीं होना चाहिए, तो 4 आपका क्या हो गया ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है लिटरेट्स है, क्योंकि किस में आ रहा है सर्कल में आ रहा है। उसके बाद ये रिच भी नहीं है, क्यों, क्योंकि छुटकू रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये हेल्दी भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी वाली रेक्टेंगल में भी नहीं आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको चीज़ समझ आई होगी। समझ आई तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये मैंने बना लिया फ्रूट्स, ठीक है, सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये मैंने बना लिया। आगे वेजिटेबल्स, तो ये आ गया सम का रिलेशन, ये मेरा हो गया फ्रूट्स, ये मेरा हो गया वेजिटेबल्स, पहला हो गया मेरा बन गया। सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल्स, तो कुछ वेजिटेबल्स जो है मेरे क्या हैं लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो ये सम का रिलेशन आ गया, ये आ गया लीफी वेजिटेबल्स। नो लीफी वेजिटेबल इज़ अ फ्रूट, मतलब फ्रूट और लीफी वेजिटेबल में नो का रिलेशन है। अगर इसने यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता इनके बीच में, तो मैं बोलता इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन उसने हमें रिलेशन दिया है। कौन सा रिलेशन दिया है, नो का रिलेशन दिया है। जैसे इन दोनों के बीच किसका रिलेशन दिया है, सम का। इन दोनों के बीच किसका रिलेशन दिया है, सम का। सिमिलरली फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स के बीच में किसका रिलेशन दिया है, नो का। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिए होते हैं हमको, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट रिलेशन, मतलब ये तो दिए हैं, ये तो पक्का है ही है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऑल फ्रूट्स आर लीफी वेजिटेबल्स, क्या सारे के सारे फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल्स हैं, नहीं भैया, क्रॉस हो गया। नो लीफी वेजिटेबल इज नो फ्रूट इज अ लीफी वेजिटेबल, क्या लीफी वेजिटेबल और फ्रूट के बीच में नो का रिलेशन है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ओनली 2 ऑप्शन जो है वो फॉलो हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। जब मैं सिलोजिज्म आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो हमने ये पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको यहीं पे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 फिगर। ये तो ऐसे बकवास का क्वेश्चन डाला हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं था। ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, तो यही क्या होगी, ऑड वन आउट हो गया, बस खत्म। आसान सा क्वेश्चन, पिद्दी सा क्वेश्चन था ये तो। देखो अगला क्वेश्चन है, ये शीट जो होती है, मतलब जब हम फोल्ड करते हैं, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ये भी कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला क्वेश्चन कि पेपर फोल्ड किया। अब जब हम खोलेंगे इसको तो क्या होगा, सबसे पहले ये फिगर इस तरीके से थी, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे नीचे फोल्ड किया, समझ गए। उसके बाद जब ये नीचे फोल्ड होगी, उसके बाद हमने इसको यहाँ से क्या किया, पकड़ा, और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो अब ये एक फिगर बन गई ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे हो, हाँ सर समझ पा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से काटा और फिर दोबारा क्या कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब इसको खोलेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि जब मैं इसको एक फोल्ड खोलूँगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, जब मैं एक फोल्ड खोलूँगा तो ये किस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे मैं इसको मिटा के ऐसा करता हूँ, ये जब मैंने एक फोल्ड खोला तो क्या ये इस तरीके का दिखेगा। इसका मतलब नीचे तो 2 ही डब्बे आने वाले हैं, 2 के अलावा डब्बे नहीं आने वाले। तो ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि इसमें 4 डब्बे हैं नीचे, तो ये तो नहीं आ सकता, कतई नहीं आ सकता।
ठीक है, उसके बाद क्या किया था, ये हमने नीचे फोल्ड किया था ना, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये हमने नीचे फोल्ड किया था तो ये ट्रायंगल ऐसे हो गई होगी नीचे, ठीक है। उसके बाद जब हमने यहाँ से इसको दोबारा फोल्ड किया तो क्या यहाँ पे एक फोल्ड हमारा ऐसे भी आ गया होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी फोल्ड किया था तो क्या यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी आ गई होगी। तो जब हम इसको ऊपर खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 1 2 3 और छोटा सा यहाँ पे ये पोर्शन आपको ये भी दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 2 तो नहीं दिखने वाले, 2 तो आपको यहीं दिख गए, ठीक है। जब इसको ऊपर और खोलोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे दिखने के बाद आपको ये दिखेगा छोटा सा, ये छोटा सा क्यों दिखेगा, क्योंकि आपको ये पोर्शन है ना, ये जब ये फोल्ड किया था नीचे तो कुछ पोर्शन यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ पोर्शन आया होगा, तो यहाँ पे एक आपको लाइन और दिखने वाली है। तो इसका मतलब 1 2 3 लगभग 4 के आसपास आपको एक फिगर, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, पेपर भी क्लियर नहीं है और फिगर भी मतलब सही तरीके से दी नहीं हुई, इसका मतलब 4 आपको ये दिखने वाले हैं, फिर भी आपको दिख रहा है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता, 2 तो हो नहीं सकते, वो भी आपको दिख गए। यहाँ पे 3 है, 3 भी नहीं हो सकते, थोड़ा सा आपको चौथा ऑप्शन, चौथा भी दिखेगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगर किसी के पास अच्छा पेपर है, अच्छी फिगर है, तो वो खुद पेपर देख के वहाँ से देख सकता है, वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा होगा कोई, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, क्या कहीं स्क्वायर तो नहीं है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, क्या कहीं स्क्वायर तो नहीं है, 179 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 144 है, तो हमको दिख गया कि ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता। फिर दिमाग में आएगा, जो थोड़ा सा समझदार है उसको पता है कि 12 का क्यूब जो है 1728, वो तो ऊपर चला गया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सोचेंगे ज़रूर ये इतना सा कि क्या ये कहीं पे स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है। जब वो पता लग गया कि नहीं है, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या कहीं ये मल्टीपल तो नहीं है इसका डायरेक्ट, या कहीं मल्टीपल के आसपास तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब हम मल्टीपल देखेंगे तो ये मल्टीपल भी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में 5 है और ये 12 है, ये डायरेक्ट मल्टीपल तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमारे दिमाग में लास्ट में ये चीज़ आएगी, क्या कहीं ऐड करके देखते हैं, भैया ऐड करके तो नहीं बन रहा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, हाँ जी बन गया, 9 और 1 10, 10 और 7 17, हाँ जी बन गया, बस ऑप्शन खत्म। तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे तो आप जल्दी जल्दी क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी पहला ऑप्शन ही आपके दिमाग में ये होगा, पहले स्क्वायर देखूं, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब देखूं, नहीं है, एक बार ऐड करके देखता हूं, फिर आपका ऑप्शन जो है वो जल्दबाजी में आएगा, जल्दबाजी में नहीं जल्दी में आएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आई होगी, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेरा मकसद आपको वो होता है, वो चीज़ें सारी बताना, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। अब मैं सॉल्व करने को बोलूँगा, यूट्यूब पे हो सकता है 1000 लोग होंगे जिन्होंने एसआई का पेपर सॉल्व कराया होगा, कोई और पेपर सॉल्व कराया होगा, बहुत लोग होंगे जिन्होंने सॉल्व कराया, लेकिन आपको तरीका ये बताना मेरा मकसद है कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन को देखा जाएगा, किस तरीके से उसको परखा जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, क्या मेथड इसमें लगाया जाए, थोड़ा सा 10 सेकंड उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा धुंधला है तो मैंने आपको ऊपर लिख के दे दिया कि ये क्वेश्चन है कि x रेशो y अगर 1:3 है तो इसकी रेशो निकालो, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म की रेशो निकालो। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि समझदारी क्या थी। x कितना है 1, y कितना है 3, इसका मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और आंसर निकालूंगा। तो 7 x की जगह क्या पुट करूँगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 इंटू वाई कितना है 3, इसकी रेशो 2x कितना है 1, y कितना है 3 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से करूँगा 7 इंटू 1 कितना आ गया 7 प्लस 3 इंटू 3 9, तो 7 प्लस 9, इसकी रेशो किसके साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 9, तो कितना आ गया 8 और 7 कितना आ गया 16, 9 और 6 कितना आ गया 15, तो 16:15 इसका क्या आ गया आंसर। ये था आपके करने का तरीका, मैक्सिमम 90% बच्चों का करने का तरीका ये था। लेकिन मेरा तरीका क्या था या फिर मेरी समझदारी क्या थी, मेरी समझदारी ये थी कि मैंने क्या देखा कि लास्ट के सारे ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग हैं, 3 है 5 है 7 है 15 है, तो मेरी समझदारी ये थी कि मैं सारा ना सॉल्व करके मैं लास्ट वाला ये चीज़ देखूँ। जब मैं ये चीज़ सॉल्व करता तो मेरा क्या आता 15, यहाँ से मुझे पता चल जाता कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। ये मैं नहीं निकालता, मेरा टाइम चाहे 2 सेकंड बचता वो फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरा 3 सेकंड बचता, मुझे फ़र्क क्या पड़ता है, मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है, मुझे दिमाग को प्रिपेयर कैसे करना है क्वेश्चन के लिए, तो वो मैं इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। आपको कंसेप्ट अगर समझ आ रहे हैं, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, मन करे तो, ज़बरदस्ती नहीं है। चलो बढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कोडेड नंबर फॉर, ये कुछ कोड दिया है, इसका कोडेड नंबर क्या है। अब लेटर है और कोड है, तो यहाँ पे आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ, मतलब ऐसा मत ढूंढो कि सी को किसको रिलेट किया होगा, जेड को क्या है, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि लेटर है और उसके कोड डिजिट है, इसका मतलब सी को 8 है, जेड को 6 है, एन को 4 है, वी को 7 है, आर को 2 है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, लेटर कोड दिए। अब हमको निकालना है कि इसका कोड क्या होगा, तो ये आप निकाल सकते हो। डब्ल्यू का क्या है,
W का 3 है, तो पहले देखो सारे ऑप्शन 3 वाले हैं। अब मैं देखता हूँ कि डिफरेंट कहाँ पे है भैया। डिफरेंट मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ये 8 देखूँ या 348 सब में यह है 348, तो आप सारा ही करके देख लो, इसमें कोई इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं है। n की जगह क्या है, n की जगह 4 है तो 34 आ गया। c की जगह क्या है, c की जगह 8 है तो 348 आ गया। उसके बाद s है, s की जगह क्या है 9 तो 3489 आ गया। उसके बाद z है, z की जगह है 8 तो 34898। z की जगह क्या है 6 सॉरी, तो 34896, तो 34896 नहीं, 34896 नहीं, 34896 नहीं, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन इसका आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये भी आपको चीज़ समझ आई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे लगता है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चों का यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा। इस क्वेश्चन ने बच्चों का क्यों किया होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज देख लो, हमें बोला फोर्थ फिगर क्या है। अब कुछ जो समझदार बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि भैया उनको डायरेक्टली मिल जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल खाली है, मतलब ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल हमको दिख रही है वो जो है वो कॉर्नर पे दिख रही है। कॉर्नर मतलब बिल्कुल ये साइड है उस पे दिख रही है, यहाँ पे भी ये साइड पे दिख रही है, यहाँ पे भी ये साइड पे दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे हमको एक खाली ट्रायंगल देखने को मिलेगी। अब खाली ट्रायंगल यहाँ पे भी है, खाली ट्रायंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये मैं नहीं हो सकता, ये मुझे पता चल गया। खाली ट्रायंगल यहाँ पे भी है। ठीक है, ये हो गया समझदार बच्चे। इसी तरीके से वो कुछ और दिमाग वहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद वो कुछ हो सकता है ऐसा दिमाग लगाएं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल सी बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसी ट्रायंगल सी बनेगी। अब वो हो सकता है किसी फिगर को इमेजिन करके प्लेस करने की कोशिश करें, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है यार। क्वेश्चन को ना 10 सेकेंड यहाँ पे दे दो एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर आपने 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दिए तो यहाँ पे जो आपका 1 मिनट का टाइम वेस्ट होना है ना, वो आपका 40 सेकेंड यहाँ से बच सकते हैं, आपके 50 सेकेंड यहाँ से बच सकते हैं अगर आपने यहाँ पे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे दिए क्वेश्चन को एनालाइज करने में। क्वेश्चन को एनालाइज किया भैया, 1 2 3 डब्बे खाली हैं, डब्बे ट्रायंगल हैं रेक्टेंगल है हमको फर्क नहीं पड़ता। 3 डब्बे खाली हैं, 3 डब्बे खाली हैं, 3 डब्बे खाली हैं, यहाँ पे भी 3 डब्बे खाली होंगे। 2 ही डब्बे खाली नहीं हो सकता, 3 डब्बे खाली हो सकता है, 2 डब्बे खाली नहीं हो सकता, 2 डब्बे खाली नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो खत्म होगी कहानी। ज़बरदस्ती क्यों अपने आप को दिमाग को ज़्यादा चलाना है। यहाँ पे 10 सेकेंड एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दोगे तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। मर्जी है अब आपकी अपनी। ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। मर्जी है आपकी, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ए इज़ द फादर ऑफ बी। इसका मतलब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो मैं बना ही लेता हूँ। ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो ए यहाँ आ गया, बी नीचे, क्योंकि ए क्या है फादर। बट बी इज़ नॉट हिज सन, बी सन नहीं है तो बी क्या होगी, डॉटर होगी, ऑब्वियस सी बात है। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो बी की डॉटर है, तो ये मैं और नीचे लिख लेता हूँ। डी इज़ द वाइफ ऑफ ए, डी इज़ द वाइफ ऑफ ए, तो डी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, और ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ई मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, एच इज़ द सन ऑफ ई, एच इज़ द सन ऑफ ई, तो एच जो है ई का सन आ गया। एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई, एफ जो है वो ई की क्या आ गई, वाइफ। जी इज़ द फादर ऑफ एफ, तो जी क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ऊपर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको ट्री बनाना आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये ब्लड रिलेशन हम लोग लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। क्वेश्चन ध्यान से अब देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा गया है, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब हुआ, सिस्टर इन लॉ मतलब क्या जनरेशन मेरी सेम होगी या जनरेशन मेरी डिफरेंट होगी। जनरेशन सेम, क्यों, सिस्टर इन लॉ सेम जनरेशन में आती है, ना ऊपर ना नीचे, जिस जनरेशन में है, जिस लाइन में है, उसी लाइन में, डायरेक्ट लाइन में सिस्टर इन लॉ आएगी बी की। अगर बी यहाँ पे है तो क्या सिस्टर इन लॉ मेरी ऊपर नीचे कहीं आ सकती है, नहीं, सिस्टर इन लॉ इसी लाइन में आएगी, मतलब ई या एफ में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, डायरेक्ट एफ हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। ई ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन क्या हो गया, एफ। वैसे भी आपको दिख रहा है, अगर आपको ऐसे भी करना है तो बी जो है, ई जो है वो बी का क्या है, ब्रदर, तो उसकी वाइफ क्या हुई, बी की सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चा क्या करेगा, इसको बहुत ज़्यादा आसान समझेगा और बच्चा इसको 70% बच्चा इसको गलत करके आएगा। क्यों, अभी बताऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे गलती होती है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, इस क्वेश्चन में आपको डाउट आने वाला है, क्योंकि मुझे पता है। अब आप जब डाउट सुनोगे तो आपको लगेगा हाँ सर मैं भी यही गलती कर रहा था, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी। देखो, लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 10 सेंटीमीटर, तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी इज 10 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी एक लाइन है जिसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है,
व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC, तो AC की लेंथ कितनी होगी 20 हो गई, होगी कि नहीं होगी, हाँ सर हो गई। तो इसने पूछा है कि क्या स्टेटमेंट 1 से हम बता सकते थे कि AC की लेंथ कितनी है, क्या स्टेटमेंट 1 से AC की लेंथ बता सकते थे, नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 1 से किसकी पता चली AB की। क्या स्टेटमेंट 2 से बता सकते थे अलोन कि AC की लेंथ कितनी है, नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 2 से हमें BC की लेंथ पता चली, AB की तो नहीं पता थी। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अकेली अकेली नहीं बता सकती थी, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जब हमने मिलाया तो उन्होंने हमको बता दिया कि AC की लेंथ कितनी है 20। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं तो यही ऑप्शन लगा रहा था, लेकिन आपने बोला भी था कि डाउट कुछ होगा इसमें, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा, वो मेरा काम है। सुनो, क्या उसने ये बोला है कि लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट BC स्ट्रेट लाइन में है, कहीं उसने मेंशन किया है, नहीं सर ये तो मेंशन नहीं किया। ये ऐसे भी हो सकता है, A B और C ऐसे हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। क्या ये इस तरीके से ऐसे भी हो सकता है, AB और BC हो सकता है। क्या ये AB ऐसे हो और BC कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो सकता है। क्या कुछ बीच में एंगल हो सकता है, क्या 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। ये जो आपने बनाया वो एक पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, जो आपने बनाया वो क्या है, वो एक पॉसिबिलिटी है, वो डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ठीक है, नॉट अ डेफिनेट रिलेशन। ये एक डेफिनेट रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसने हमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, डेफिनेट रिलेशन कोई भी नहीं दिया कि क्या उसमें 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री होता तो हमारा क्या लग जाता, पाइथागोरस थ्योरम, और ये क्या बन जाता 10√2। अगर स्ट्रेट लाइन में होते, कोलिनियर पॉइंट्स होते, तो मेरा कितना बन जाता 10 + 10 20। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं दिया, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट मिला के भी ये नहीं बता सकती कि AC की लेंथ कितनी होगी। अब पता चला क्या डाउट था, आप क्या लगाते, जो तो मेरे जैसे नालायक बच्चे होंगे वो तो लगाएंगे C ही, ठीक है। आप लोग क्या, आप लोग समझदार बच्चे हो तो आप लोग क्या लगाते, आप लोग D लगाते, ठीक है। मेरे जैसे थोड़े कम होशियार हैं जो, वो हम लोग C पे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डाउट है जो बच्चों को यहाँ पे आ सकता था, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एवरेज का। एवरेज चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले बता रहा हूँ। एवरेज चैप्टर मैंने आपको इस तरीके का पढ़ाया कि हर एक क्वेश्चन आपका विदिन 20 सेकंड सॉल्व मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। विदिन 20 सेकंड मैं बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने ये सॉल्व कराया है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 30 सेकंड भी ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने, जितना JKSSB का पेपर पूछा जाता है ना, वो विदिन 20 सेकंड मैं सॉल्व करके आपको वहाँ पे बताया हुआ है सारा। अगर आप ये लेक्चर पे न्यू हो और भूले भटके यहाँ पे आ चुके हो तो आप एवरेज का लेक्चर जाके देख सकते हो। मैथ्स की हमारी अलग से जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको अलग से लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया था, एवरेज वेट ऑफ 25 किड्स इज 24 kg। तो 25 बच्चे थे, वेट कितना है 24 kg एवरेज वेट है। अगर एक और बंदा इंक्लूड कर दिया तो 25 पहले थे, अब कितने हो गए 26 बच्चे, तो एवरेज वेट जो है वो 2 किलो से बढ़ गया। तो एवरेज कितनी इंक्रीज होगी 2 से। चेंज कितना हुआ, एक का मतलब एक बंदा आया, तो कितना हो गया 24 + 52 कितना हो गया 76। तो आंसर आ गया 76। आप करते रहो वही क्या कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स वेट ऐड करो उसका, फिर डिवाइडेड बाय 26 करो, फिर इक्वल्स टू 26 करो, फिर वहाँ से आप निकाल दो, आपका वहाँ से भी आंसर आ जाएगा जो आप करते हो। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई फिर एवरेज लिख के एक्स लेके, हम उस तरीके से नहीं करते। मैंने एक भी क्वेश्चन आपको एक्स लेके नहीं कराया एवरेज में, और हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बोल रहा हूँ डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप एवरेज के लेक्चर मैथ्स प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल लाइन्स आर कैट। तो सारे के सारे लाइन्स जो हैं वो कैट्स हैं। तो ये लाइन आ गया, ये मेरा कैट आ गया। ऑल कैट्स आर हंटर्स। तो सारी की सारी कैट्स जो हैं वो क्या है, हंटर हैं। तो इस तरीके से मेरा ये डायग्राम बन चुका है। पूछा क्या है, ऑल हंटर्स आर लाइन। क्या सारे के सारे हंटर्स लाइन है, नहीं, सारे के सारे लाइन्स हंटर्स हैं, लेकिन सारे के सारे हंटर्स जो हैं वो लाइन नहीं है। तो पहला वाला तो गया। उसके बाद सम हंटर्स आर लाइन। क्या कुछ हंटर्स लाइन है, बिल्कुल है, ट्रू। ऑल लाइन्स आर हंटर। हाँ, सारे के सारे लाइन्स जो है वो हंटर के बीच में आ रहे हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते थे, ये लाइन, ये कैट्स, ये हंटर, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं इस तरीके से बनाता हूँ तो वो आपके अपने हिसाब से आप फिगर जो है वो बना सकते हो। तो ये भी ट्रू है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ 2 and 3, ठीक है। आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रिया लीव्स हर हाउस एट 20 minutes to 6। 20 minutes to 6 मतलब 6 बजने को अभी 20 मिनट थे।
6 बज नहीं चुके थे, 6 बजने को 20 मिनट थे। इसका मतलब टाइम कितना हो रहा था, 5:40 की बात हो रही थी। प्रिया 5:40 पे अपने घर से निकली और 30 मिनट्स उसको लगे अंजलि के घर तक पहुंचने में, प्लस 30 मिनट जब उसको लगे तो इसका मतलब 6:10 पे वो अंजलि के घर पे पहुंची। उन्होंने ब्रेकफास्ट करने में 10 मिनट लगाए, प्लस 10 मिनट जो है ब्रेकफास्ट में लगे, इसका मतलब 6:20 जो है वो वहाँ पे हो चुके थे। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकले और 40 मिनट ऑफिस ने लिए, तो 40 मिनट इसमें ऐड करूँगा मतलब 6:60 मतलब 7 PM, ठीक है। AM PM कहाँ दिया हुआ है, रुक जाओ एक सेकंड, इवनिंग की बात की है, इसका मतलब 7 PM। 6:60 कितना हो गया, 6:60 तो नहीं होता टाइम कोई, 6:60 को हम 7 ही बोलते हैं। 6 घंटे 60 मिनट मतलब 7 PM। तो 7 बजे जो है वो अपने ऑफिस जो है वो पहुंच जाएंगे। बहुत लेट पहुंच रहे हैं, नाइट शिफ्ट होगी इनकी, ठीक है। आप भी कांस्टेबल बन जाओगे, आप भी SI बन जाओगे, तो आपकी भी नाइट शिफ्ट होंगी, ठीक है। NT वाले जो है उनकी नहीं होंगी, लेकिन SI और कांस्टेबल वालों की होंगी, ठीक है। तो 7 बजे वो ऑफिस अपने पहुंच चुके होंगे। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आई है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो अगर नहीं लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आगे बढ़ेंगे, चलो जी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR एंड IT डिपार्टमेंट टुगेदर इज X% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो आपको मतलब यहाँ पे मोटा मोटा आपको दिख गया क्या ढूंढ रहे हैं, आपको फीमेल एम्प्लॉयज ढूंढनी है। किस डिपार्टमेंट में, HR और IT डिपार्टमेंट में। ध्यान से देखना, क्या ढूंढना है, फीमेल एम्प्लॉयज ढूंढनी है HR और IT डिपार्टमेंट में मिला के, जो कि क्या है X% है, किसके, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के जो कि कंपनी में है। अब आपको ये चीज़ें आपको ढूंढनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दो। पहले तो फीमेल एम्प्लॉयज ढूंढना स्टार्ट कर दो, तो आपको दिख रहा है ये फीमेल एम्प्लॉयज है, ठीक है, इतना समझ आ गया। HR और IT में ढूंढनी है, तो HR डिपार्टमेंट में ये आ गया, IT डिपार्टमेंट में ये आ गया, ये मिल गई आपको, हाँ जी मिल गई। दोनों को मिला के टुगेदर, तो दोनों को मिला के टुगेदर की अगर मैं बात करूँ तो कितने % हो गया ये, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपकी अगर इजाज़त हो तो। दोनों को मिला के 25 यहाँ से और 12 यहाँ से, तो कितना हो गया दोनों को मिला के 37%। तो ये मैंने लिख दिया 37%, ठीक है। क्या बोला था, डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट को मिला के इज X% ऑफ, ये जो था, ठीक है, ये फीमेल एम्प्लॉयज़ आ गई, ठीक है। फीमेल एम्प्लॉयज़ और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं कंपनी में, यहाँ पे उन्होंने दिया होगा टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कितनी है, 5000। तो ये जो है ये उसने दिया है X% ऑफ किसका, सॉरी यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ नहीं, यहाँ पे फीमेल है ना, तो फीमेल एम्प्लॉयज़ ही आएंगी। 37% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, जो कि है X% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो X% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 5000। तो अब बस मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मुझे फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ आपको, सॉल्व करने का तरीका देखना, ध्यान से देखना। 2 0 से 2 0 गए, यहाँ 2 0 से 2 0 जा चुके हैं, तो क्या बच रहा है मेरा, X बच रहा है 37 × 32 डिवाइडेड बाय 50। ध्यान से सुनना आप मेरी चीज़। अब यहाँ पे डिवाइड करने मत बैठ जाना, डिवाइड करोगे मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, डिवाइड करने मत बैठना। फिर मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, बार बार आपको यही चीज़ समझाता हूँ। या तो क्या करो, इस जीरो को तो पहले हटाओ, इस जीरो को ऐसे 10 लिख सकते हो ना बाद में, इसका तो पॉइंट ही लगेगा, तो इसका जीरो का कोई मतलब है नहीं। 7 × 2 14 मतलब 4 आएगा, और नीचे क्या है 5। ये कब कटेगा, जब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। तो इसका मतलब आंसर होगा ये। अगर आपको ये मेथड नहीं अपनाना है तो दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 37 × 32 डिवाइडेड बाई 50 है। मैं क्या करता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 से क्यों, क्योंकि ये नीचे क्या बन जाएगा 100, इसका तो फिर पॉइंट से लेना देना होगा, इसको मैं नहीं देखूंगा। अब मैं ऊपर देखूंगा, 2 × 2 4, 4 × 7 28। तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 8, तो यूनिट डिजिट 8 एक ही में है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन आसान कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी। अगर आपको 37 × 32 पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको डिवाइडेड बाई 5 करना है, आपकी मर्जी है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इतना ही, हाँ, तो यही पेपर था हमारा मैथ्स का। मैथ्स और रीजनिंग जो भी थी इसमें इतनी ही थी। आपने यहाँ पे ये देखा होगा एक चीज़ कि बहुत लेवल जो है पेपर का बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल लेवल नहीं है। अगर मैं देखूँ कि नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसने की है उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप मैट्रिक लेवल का पेपर देखोगे, अगर आप VLW का पेपर देखोगे, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी का वही हो गया, उसके बाद और जो आपको लो लेवल वाले पेपर देखोगे ना, कांस्टेबल का पेपर देख लो आप, उसमें जो लेवल है ना वो लेवल ज़्यादा होता है ग्रेजुएशन से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन से ज़्यादा लेवल आता है। इसका मतलब जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, जो आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड, उसके जो पेपर होने वाले हैं उसका लेवल ठीक ठाक आने वाला है। और जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसी लेवल का पढ़ा रहे हैं, आपको बढ़िया लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आपका JK PSI हो, आपका NT हो,
आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, वो सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी प्ले लिस्ट है, हमारे लेक्चर साथ साथ चल रहे हैं, हमारे PYQ सेशन साथ साथ चल रहे हैं, कुछ आपके डाउट्स जो होते हैं वो आपके अलग से क्लियर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर जो है, हमारा कोशिश यही रहती है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। तो आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं मिला तो भी अच्छा है, मिला तो भी अच्छा है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेपर चाहिए, कोई पर्टिकुलर पेपर आप चाहते हो कि वो सॉल्व करवा दो पहले, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। आप कमेंट करके बता देना। कुछ डाउट होगा तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।